हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। महिला सुपरवाइज़र के हम टॉप 55 क्वेश्चन आज करने वाले हैं। बहुत ही शानदार है। ये मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर हम 11 कर चुके हैं और ये हमारा 12वां भाग है। सुपर हिट प्रश्नों का संग्रह है ये। उसमें सारे के सारे जो यूनिट हैं वो कवर रहेंगी। सारी चारों यूनिट को इनमें कवर किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, गर्भाशय का स्वागत संकेत किसको बोलते हैं, है ना। एक और इससे संबंधित क्वेश्चन है, फीलिंग ऑफ लाइफ। ये भी याद रखिएगा, ये मैं बताऊंगी आपको फीलिंग ऑफ लाइफ क्या होता है ना। तो अब ये बात है कि गर्भाशय का स्वागत संकेत क्या है, कैसे गर्भाशय का स्वागत संकेत क्या होता है, मतलब गर्भाशय स्वागत संकेत किस प्रकार से देती है, उसको क्या बोलते हैं, लाइटनिंग, मैक्रोनियम, क्विकनिंग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा लाइटनिंग। गर्भाशय का स्वास्थ्य संकेत क्या होता है, लाइटनिंग। इसमें क्या होता है, महिलाओं का जो निचला भाग होता है उसमें अचानक से तीव्र दर्द होने लगता है। ये जो अंतिम जो तिमाही रहती है, जब महिला का जो लेबर पेन स्टार्ट होता है, जब प्रसव अवस्था पास आती है, तो जो नीचे वाला पार्ट होता है ना महिलाओं का, उसमें दर्द होने लगता है। अचानक से एक चमक चलती है, बोलते चमक नहीं चलती, अपन लोग गाँव की भाषा में बोलते हैं आज चमक चल रही है शरीर में, तो उसी को बोलते हैं हम लाइटनिंग। तो ये क्या होता है, नीचे का जो हिस्सा होता है उसको पेल्विक भाग भी बोलते हैं। नीचे का जो शरीर का हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, पेल्विक बोलते हैं। और इसमें एक अजीब तरीके से ऐंठन दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइटनिंग बोलते हैं। इसके अलावा क्विकनिंग क्या है, क्विकनिंग जो हलचल, जब महिला जो होती है, जब पहली बार 18 से 22 सप्ताह के बीच जब पहली बार भ्रूण की हलचल महसूस करती है, मतलब उसको अपने पेट में ऐसा लगता है कि अब मेरा बच्चा मेरे पेट में है, पेट कुछ हलचल होता है, या वो बच्चा सांस लेता है या पैर हाथ मारता है, तो कोई भी जो हलचल होती है उसको क्विकनिंग बोलते हैं। और इसे फीलिंग ऑफ लाइफ भी बोलते हैं या हैप्पी फीलिंग ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, क्योंकि महिला को पहली बार एक ऐसा अनुभव होता है कि उसके पेट में उसका बच्चा है। तो एक वो खुशी का जो वो होता है ना, उसको बोलते हैं फीलिंग ऑफ लाइफ। गर्भाशय का स्वागत संकेत क्या कहलाता है, लाइटनिंग कहलाता है। याद रखिएगा, कहाँ पे दर्द होता है, इसमें महिला के पेल्विक भाग में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। पेल्विक भाग को और क्या बोलते हैं, शरीर का जो नीचे का जो हिस्सा होता है, योनि के थोड़े से ऊपर और नीचे का हिस्सा, उसको मैक्रोनियम क्या होता है, जो बच्चे का पहला जो मल होता है उसको मैक्रोनियम बोलते हैं। इसके बारे में पढ़ लिए। जब महिला के बच्चे का वजन बढ़ जाता है या गर्भाशय का आकार बढ़ जाता है तो अंतिम तिमाही में एक अलग तरीके का दर्द आरंभ होता है। कब होता है, जब महिला का जो बच्चा, अब जब बच्चा होने वाला होगा तो बच्चा अंदर 2.5-3 किलो का तो हो ही जाएगा। अब वजन बढ़ेगा तो माँ को एक अलग सा एहसास होगा, एकदम दर्द भी बढ़ेगा। वो जो दर्द होता है उसको लाइटनिंग कहाता है। इसे गर्भाशय का स्वागत संकेत भी बोलते हैं। अगला है, भाषा को सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, स्वयं से अंतरक्रिया, दृश्य श्रव्य सामग्री या पारिवारिक माहौल। सबसे अधिक महत्वपूर्ण, देखो महत्वपूर्ण तो स्वयं से अंतरक्रिया भी है, दृश्य श्रव्य सामग्री भी है, पारिवारिक माहौल भी है, लेकिन कहाँ क्या दे रहे हैं, सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है यहाँ पे सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया को भाषा सीखने और सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। किसको माना जाता है, सामाजिक अंतःक्रिया को माना जाता है। अगला है, सीखने की असफलताओं का कारण समझने में असफलता है। मतलब आप सीखने में असफल हैं, मतलब आप अच्छे से सीख नहीं पा रहे हैं। इसका कारण क्या है कि आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगी और आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो इस क्या कारण है, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप उसको कोशिश ही नहीं कर रहे हैं समझने की। तो सीखने की असफलताओं का कारण है समझने में असफलता। ये किसने कहा है, ये मार्शल ने कहा है। किसने कहा है, मार्शल ने बोला है कि सीखने की असफलताओं का कारण समझने में असफलता है। अगर आप सीखने में असफल होंगे तो आप समझने में भी असफल होंगे। अगला क्वेश्चन है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य, ये किसने कहा,
सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य, ये किसने कहा? हरलॉक ने कहा, थॉर्नडाइक ने कहा, मार्शल ने कहा या स्किनर ने कहा? सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य है, यह किसने कहा है? तो ये स्किनर ने कहा है। किसने कहा है? स्किनर ने कहा है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य, जैसे जैसे आप सीखते जाओगे आपका जो व्यवहार है वो चेंज होता जाएगा। तो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य है, ये किसने कहा है? तो यह स्किनर ने कहा है। किसने कहा है? सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य किसने? मैं आपको पता है कि मेरा एक पेड ग्रुप है जहाँ पर मैं सुपरवाइज़र की तैयारी करवाती हूँ। जिन्होंने हमारे नोट्स लिए हैं सुपरवाइज़र के जीके विद आकांक्षा के, या हमारा ऑनलाइन ग्रुप लिया है, ऑनलाइन ग्रुप का सब्सक्रिप्शन लिया है, वहाँ पर मैं ट्रिक द्वारा क्वेश्चन कराती हूँ। तो इसकी पता मैंने क्या ट्रिक बनाई थी कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य कि स्किन होती है, कि इसका आंसर क्या है? स्किन है। तो स्किन होती है ना, स्किन में जैसे जैसे हम क्रीम अप्लाई करते हैं, मेकअप लगाते हैं, तो उत्तरोत्तर मतलब उन्नति होती जाती है। जैसे जैसे हम क्रीम लगाते हैं तो उत्तरोत्तर उन्नति होती जाती है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य किसने कहा? स्किनर ने। अगला है सीखना विकास की एक प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? सीखने को एक विकास की प्रक्रिया माना जाता है, यह किसने कहा है? ये वुडवर्थ ने कहा। इसको भी मैंने ट्रिक द्वारा कराया था। ये वुडवर्थ होता है। वुड मतलब क्या होता है? वुड मतलब होता है लकड़ी। लकड़ी का जैसे जैसे हम विकास करेंगे, जैसे जैसे लकड़ी बड़ी होती जाएगी, हम समझते जाएंगे कि कैसे कैसे पेड़ बढ़ रहा है। तो वुड से यहाँ मतलब क्या हो जाएगा? सीखना विकास। सीखते द्वारा, विकास के द्वारा हम सीखते चले जाते हैं। लकड़ी के विकास द्वारा हम सीखते चले जाते हैं। वुड को हमने यहाँ लकड़ी से रिलेट किया है और हमने याद कर लिया है। तो याद रखिएगा, सीखना विकास की एक प्रक्रिया है। ये किसने कहा है? इसको वुडवर्थ ने कहा है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, किसने कहा? वुडवर्थ ने कहा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला है सीखने का सफल अनुभव हमें अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं, ये किसने कहा है? सीखने के जो सफल अनुभव हैं वो हमें अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं, ये किसने कहा है? हरलॉक ने कहा है, थॉर्नडाइक ने कहा है या वुडवर्थ ने कहा है? ये कहा है फ्रेंडसन ने। वुडवर्थ ने क्या कहा है? सीखना विकास की एक प्रक्रिया है, ये वुडवर्थ ने कहा है। सीखने को विकास माना है जो फ्रेंडसन है, फ्रेंडसन ने ये बोला है कि सीखने का सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देता है। अब यहाँ भी मैंने ट्रिक अप्लाई करवाई है। हमारे जो ग्रुप है ना, उसमें हम इतना अच्छी अच्छी ट्रिक करवा रहे हैं कि आपको कोई भी टॉपिक कठिन ही नहीं लगेगा। हम ICMR रिपोर्ट हो, चाहे 2020, चाहे 2024, चाहे अधिनियम हो, चाहे धाराएँ हो, चाहे प्रबंधन की डेफिनेशन हो, चाहे बाल विकास की परिभाषा हो, सारा कुछ ट्रिक द्वारा करवा देंगे। एग्ज़ाम तक आप इतने सरल तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे और डेली टेस्ट देंगे। हमारे चैनल पर डेली टेस्ट होते हैं। आज 10 बजे से 80 प्रश्नों का टेस्ट है, 80 इंपॉर्टेंट प्रश्नों का टेस्ट है। और ऐसे नहीं है कि कुछ भी बना दिया, ये ऐसे प्रश्न है जो परीक्षा में आना ही है। ऐसे ही प्रश्नों का डेली टेस्ट होता है, टॉपिक वाइज डेली टेस्ट होते हैं। जो भी जुड़ना चाहते हैं हमारे ग्रुप से व्हाट्सअप कर दीजिए। अब देखो यहाँ पे ट्रिक क्या काम करेगी। सीखने का सफल अनुभव, देखो सफल अनुभव, हम जब हमारे फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं, हम बात करते हैं, तो हमें एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है क्योंकि हम अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं। हम अपने फ्रेंड्स के साथ जब कुछ सीखते हैं, हमारा दोस्त हमें कुछ बताएगा, हमारी सहेली हमें कुछ बताएगी, तो हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो हमें सिखा रहा है, हमको बहुत अच्छा फील होता है। जब हम अपने दोस्तों के द्वारा एक सफल अनुभव द्वारा कुछ सीखते हैं, तो वो ये कथन किसने बोला है? तो ये फ्रेंडसन ने बोला है। तो फ्रेंडसन से फ्रेंड याद रखिएगा, यहाँ से सफल अनुभव याद रखिएगा। तो सीखने का सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देता है। अगर कोई चीज़ आप सीख रहे हो, जैसे कि सपोज़ करो मैंने आपको कोई कठिन टॉपिक है वो समझा दिया, अब आपको वो अच्छा लगा, आपको समझ में आ गया, तो आप सोचोगे कि यार अगला टॉपिक भी मैं यहीं से पढूं। तो आपको वो प्रेरणा दे रहा है, कौन सी चीज़? क्योंकि एक चीज़ आपको समझ में आ गई है। तो सीखने का सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देता है, ये किसने कहा है? ये फ्रेंडसन ने कहा है। देखो इसकी ट्रिक भी मैंने ये लिख दी है। फ्रेंड्स हमें बहुत ज़्यादा सिखाते हैं, फ्रेंड्स से हम बहुत ज़्यादा सीखते हैं, उनके साथ हमें सफल अनुभव होता है। तो ऐसा सफल अनुभव वाला आ जाए तो फ्रेंडसन आंसर लगा दीजिएगा। थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने मुख्य नियम दिए? देखो थॉर्नडाइक ने अधिगम के 2 प्रकार के नियम दिए हैं। एक दिया है मुख्य नियम और एक दिए हैं गौण नियम। 2 प्रकार के मुख्य नियम कितने दिए हैं? ये पूछा है मुख्य नियम उन्होंने, तो मुख्य नियम दिए हैं 3।
कौन कौन से 3 मुख्य नियम दिए हैं थॉर्नडाइक ने? तो एक दिया है तत्परता का नियम। मुख्य नियम में एक कौन सा हो जाएगा? तत्परता का हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा? अभ्यास का। एक तत्परता का नियम हो जाएगा, एक अभ्यास का नियम हो जाएगा और एक प्रभाव का नियम हो जाएगा। ये 3 नियम थॉर्नडाइक ने दिए हैं, तत्परता का, अभ्यास का और एक प्रभाव का नियम। ये 3 मुख्य नियम है थॉर्नडाइक के। ऐसे ही थॉर्नडाइक ने 5 गौण नियम दिए हैं। मुख्य नियम कितने दिए हैं? 3 और गौण नियम कितने दिए हैं? 5 दिए हैं। ये देखो आ भी गया। थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने गौण नियम दिए हैं? तो गौण नियम दिए हैं 5। कौन कौन से गौण नियम हैं? एक तो है बहुप्रतिक्रिया, बहुप्रतिक्रिया। दूसरा है आंशिक प्रतिक्रिया, मतलब बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया करना। दूसरा है बहुत कम आंशिक प्रतिक्रिया करना। तीसरा है मनोवृत्ति का नियम। तीसरा क्या है? मनोवृत्ति का नियम है। चौथा है आत्मीकरण, किसी भी चीज़ को अपना लेना। चौथे को हम बोलते हैं आत्मीकरण। और 5वां क्या है? सहचर्य का नियम। 5वां क्या है? सहचर्य का नियम। तो ये 5 नियम थॉर्नडाइक ने गौड़ दिए हैं। बहुप्रतिक्रिया, आंशिक, मनोवृत्ति नियम, आत्मीकरण और सहचर्य नियम। ये अब ये सीखने के क्या है? ये सीखने के गौण नियम है। ये सीखने के 5 गौण नियम हैं। मुख्य नियम 3 हैं। कौन कौन से हैं? तत्परता का, अभ्यास का और प्रभाव का। और गौण नियम कितने हैं? 5 हैं। अगला क्वेश्चन है, बालक सबसे पहले कौन सी क्रिया सीखता है? भाव प्रदर्शन, पढ़ना, लिखना या चलना? तो सबसे पहले आप देखेंगे बच्चा जब होता है तो उसको अपन को, जैसे कि अपन उसको कुछ चीज़ झुनझुना से हिलाते हैं, झुनझुना से उसके सामने खिलाते हैं ना, तो वो देख के एकदम हंसने लगता है। उससे कुछ छुड़ा लो तो वो एकदम रोने लगता है। मतलब भाव द्वारा अपनी बातें व्यक्त करता है, इशारे द्वारा व्यक्त करता है। तो बालक सबसे पहले कौन सी क्रिया सीखता है? बालक सबसे पहले भाव प्रदर्शन करना सीखता है। अगला है अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना अधिगम है। यह किसने कहा है? ये गेट्स ने कहा है। ये भी आज ही मैंने ये ट्रिक अपने स्टूडेंट को करवाई है। अनुभव द्वारा व्यवहार, अगर अनुभव द्वारा, प्रैक्टिस द्वारा आपके नेचर में परिवर्तन आता है तो ये कथन किसने कहा है? तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना, यह कथन कहा है गेट्स ने। किसने कहा है? गेट्स ने कहा है अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। अगला है डीवी जो थे एक मनोवैज्ञानिक थे। डीवी ने सीखने का आधार किसे माना? आत्मा को, ज्ञानेंद्रियों को, क्रियाओं को या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो डीवी हैं वो सीखने का आधार मानते हैं क्रियाओं को। किसको मानते हैं सीखने का आधार? क्रियाओं को मानते हैं डीवी। उनके अनुसार 3 प्रकार की क्रिया होती है शिक्षा की। कौन कौन सी 3 प्रक्रिया होती हैं? एक तो होता है शिक्षक जो कि सिखाता है, ये एक मेन क्रिया करता है। दूसरा होता है विद्यार्थी जो क्या करते हैं? शिक्षा को सीखते हैं। और तीसरा होता है शिक्षण प्रक्रिया, जो भी पाठ्य पुस्तक, जो भी क्रियाएं इसमें यूज़ होती हैं वो शिक्षण प्रक्रिया में आ जाती है। तो डीवी जो है वो सीखने का आधार क्रियाओं को मानते हैं। और कौन कौन सी 3 क्रियाएं होती हैं? एक होता है शिक्षक, एक होता है विद्यार्थी, एक होता है शिक्षण प्रक्रिया। तो ये 3 जो हैं डीवी इन तीनों को ही सीखने का आधार मानते हैं। फ्रेंड्स, ये आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। सभी लोग इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। बहुत ही शानदार अपडेट, शानदार ही मोटिवेशनल कोट्स आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। अगला है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 2008, 25 जनवरी 2010, 31 जनवरी 1992 या 31 जनवरी 1990। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 31 जनवरी 1992 में हुई थी। वैसे तो इस समय कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चल रही थी, क्योंकि 7वीं पंचवर्षीय योजना को 90 में ही रोक दिया। 91 से आनी थी दूसरी 8वीं पंचवर्षीय योजना, लेकिन वो नहीं आई थी और फिर उसको 92 से लेके आए थे। तो अगर आपसे इससे पूछे भी किस में आई थी तो इसको 8वीं पंचवर्षीय योजना बताइए कि 92 से स्टार्ट हो गई थी 97 तक। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 31 जनवरी 1992 को हुई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइएगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हो गई। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग की, जैसे कि राष्ट्रीय महिला, हर आयोग का कोई ना कोई अध्यक्ष होता है, तो आपको ये बताना है
कि राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है। यहाँ इसका मुख्यालय जो है राष्ट्रीय महिला आयोग का वो दिल्ली में है। आपको ये बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 31 जनवरी 1992 में हुई थी। किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। अगला है हेपेटाइटिस का जो टीका होता है वो कहाँ पे लगाया जाता है? आईएम। आईएम का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर। मतलब क्या होता है इंट्रामस्कुलर का? मतलब मांसपेशी के अंदर। कहाँ लगाया जाता है? मांसपेशी के अंतर्गत लगाया जाता है। एससी का मतलब होता है सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस का मतलब क्या होता है कि त्वचा के मतलब अपत्वचीय मतलब तो चमड़ी के नीचे लगाया जाता है। आईडी का मतलब होता है इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल मतलब बिल्कुल जो त्वचा होती है उसके नीचे लगाया जाता है। सबक्यूटेनियस मतलब चमड़ी के नीचे, और आईडी मतलब इंट्राडर्मल होता है जो कि त्वचा के नीचे होता है। तो ये 3 टीके होते हैं अलग अलग प्रकार के जिनका इन टीकों का ये मार्ग होता है। आईएम हुआ, एससी हुआ, आईडी हुआ। तो आपसे पूछ रहे हैं कि हेपेटाइटिस का जो टीका है वो कहाँ पे किस मार्ग द्वारा लगाया जाता है? तो आईएम मार्ग द्वारा लगाया जाता है। आईएम को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इंट्रामस्क्यूलर। क्या बोलेंगे? इंट्रामस्क्यूलर या अंतःपेशीय इसको बोलेंगे। इसको अंतःपेशीय भी बोला जाता है। याद रखना इसकी मात्रा कितनी दी जाती है? 0.5 ml की मात्रा इस टीके में दी जाती है। हेपेटाइटिस बी के टीके में कितनी मात्रा दी जाती है? 0.5 ml की मात्रा दी जाती है। 2 से 8 डिग्री सेल्सियस इस टीके को रखा जाता है। और हेपेटाइटिस जो है वो यकृत संबंधित बीमारी है और इसको यकृत शोथ भी बोला जाता है। यकृत शोथ बोला जाता है। और इसका जो टीका लगता है वो जन्म के तुरंत बाद लगाने की सलाह दी जाती है कि 24 घंटे के अंदर हेपेटाइटिस बी का टीका लगा दिया जाए। किस मोड द्वारा दिया जाता है? इंट्रामस्क्यूलर या अंतःपेशीय मार्ग द्वारा इसका टीका दिया जाता है। सारे फैक्ट याद रखिएगा। देखिए सारे को एक बार लिख भी दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो लेना चाहे सरल तरीके से बना है तो याद रहेगा। बीसीजी का जो टीका है, बीसीजी का जो टीका है किसके इलाज में दिया जाता है? टीबी के इलाज में बीसीजी का टीका लगाया जाता है और ये आईडी मार्ग द्वारा दिया जाता है। आईडी को क्या बोलते हैं? इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल क्या होता है? इंट्राडर्मल को बोलते हैं अंतःत्वचा। अंतःत्वचीय मार्ग पे दिया जाता है। इसके अलावा जो एफआईवी का टीका होता है, एफआईवी का मतलब होता है फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस। ये जो दिया जाता है ये भी इंट्राडर्मल दिया जाता है। इसके अलावा ये जो न्यूमोकोकल वैक्सीन होती है जो कि न्यूमोनिया और मेनिंजाइटिस के लिए दी जाती है, इसको जो टीका लगाया जाता है वो इंट्रामस्कुलर मार्ग द्वारा लगाया जाता है, या जिसको हम आईएम भी बोलते हैं। इसके बाद एमआर जिसको हम खसरे का टीका भी बोलते हैं, मीजल्स रूबेला, ये लगाया जाता है सबक्यूटेनियस पे लगाया जाता है। डीपीटी का या टिटनेस का जो टीका होता है वो इंट्रामस्कुलर पे मतलब मांसपेशियों में लगाया जाता है। तो हेपेटाइटिस का भी कहाँ लगाया जाएगा? मांसपेशियों में ही लगाया जाएगा। मतलब मांसपेशी मतलब आईएम। आईएम मतलब क्या होता है? इंट्रामस्कुलर। तो हेपेटाइटिस का, डीपीटी का, टीडी का और पीसीवी का, ये सारे टीके इंट्रामस्कुलर लगाए जाते हैं। कि बीसीजी का और एफआईवी का इंट्राडर्मल लगाया जाता है, और एमआर जिसको खसरे का टीका बोलते हैं वो सबक्यूटेनियस मार्ग पर लगाया जाता है। सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। फ्रेंड्स ये हमारा पूरा का पूरा पैकेज है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का डिटेल में बता देती हूँ। अगर आपने कहीं से भी सब्सक्रिप्शन ले लिया है, बुक्स ले ली हैं, तो अगर आप बुक्स नहीं मंगाना चाहते तो आप हमारा ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। सुपरवाइज़र की वैकेंसी एक बार आएगी, ये मत सोचिए कि हमने यहाँ का ले लिया है। यहाँ एक बार आप हमारा ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करके देखिएगा। हमारा ग्रुप का चार्ज 799 है, और अगर आप हमारे नोट्स भी मंगवाते हैं और ग्रुप भी लेते हैं तो उसका चार्ज 1499 है। जो भी आप लेना चाहते हैं ग्रुप नोट्स के साथ आपको ये ग्रुप पूरा फ्री मिलता है। हमारे जो ग्रुप मिलते हैं वो 3 प्रकार के ग्रुप मिलते हैं। एक होता है टेस्ट ग्रुप जिसमें डेली टेस्ट होते हैं। अब जैसे कि मैंने अभी बताया आज 10 बजे से 80 क्वेश्चंस का टेस्ट है। इसके अलावा एक आपको मिलता है पीडीएफ ग्रुप जिसको हम ड्रीम सुपरवाइज़र ग्रुप बोलते हैं। यहाँ पे पीडीएफ दी जाएंगी। और एक होता है आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलता है जहाँ पर हम पूरा 24 घंटे ग्रुप अपडेट रहता है। 24 घंटे वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। एकदम से कोई चीज़ आपको व्हाट्सएप में आ जाती है तो कोई याद हो जाता है, वैसे ही हम व्हाट्सएप पर पहुँचाते रहते हैं और फिर उसका पोल कराते रहते हैं। जिन बच्चों ने भी पढ़ लिया है वो पोल का जवाब दे देते हैं।
तो बहुत ही शानदार हमारा ये पूरा ग्रुप है और बहुत ही शानदार हमारे नोट्स है। जो लोग नोट्स लेना चाहते हैं वो नोट्स और ग्रुप दोनों ले सकते हैं। जो लोग नोट्स नहीं लेना चाहते वो हमारा ओनली ग्रुप और टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना रहेगा। टेस्ट सीरीज़ भी हम ही उपलब्ध करा रहे हैं, डेली टेस्ट उपलब्ध करा रहे हैं। मैथ्स अगर नहीं बनती है तो उसको ट्रिक द्वारा करा रहे हैं। अगर जो अधिनियम है, कठिन से कठिन अधिनियम, कठिन से कठिन धाराओं को ट्रिक द्वारा कवर करवा रहे हैं। पूरा बाल विकास की परिभाषाएं, ट्रिक, कोई भी कठिन चीज़ है वो ट्रिक द्वारा ही कवर कराएंगे। ICMR की पूरी रिपोर्ट, हमारे जो स्टूडेंट है जो हमसे जुड़े उन्हें लगभग 60 से 70% ICMR रिपोर्ट याद हो चुकी है और अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हमारी जो पढ़ाने की तीव्रता है वो और बढ़ जाएगी। तो जो लोग भी लेना चाहते हैं, 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वो हमारा ग्रुप या हमारे नोट्स वाला जो पैकेज है वो ज़रूर ज्वाइन करें। इसके अलावा हम 11,000 प्रश्नों का प्रश्न बैंक बना रहे हैं जिसकी 6 वीडियो आ चुकी हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। कल ही मैंने इसका 6वां भाग बनाया, परसों बनाया है, और एक योजना वाला पार्ट भी मैंने बना दिया। योजना का भी एक पार्ट बना, उसकी भी मैंने 6वां भाग कल बनाया है। तो 3-4 सीरीज़ यूट्यूब पर भी निःशुल्क चल रही हैं। जैसे योजना वाली चल रही है, 11,001 प्रश्नों की चल रही है, मॉडल प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, और एक ए सीरीज़ चल रही है जो कि जिसमें मैं थ्योरी वाइज MCQ और टॉपिक वाइज MCQ और थ्योरी करवा रही हूँ। तो वो भी सारी PDF यहाँ पर फ्री दी जाएंगी। 11,001 प्रश्नों की PDF, यूट्यूब की सारी PDF, परीक्षा तक लगभग 40,000 प्रश्न तैयार कराए जाएंगे। अगर आप घर पर नोट्स मंगाते हैं तो हमारा ये सारा पैकेज आपको फ्री मिलेगा। अगर नोट्स नहीं मंगाना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। हर समय तैयारी कीजिए और 100% सिलेक्शन लीजिए। ये जो क्वेश्चन मैं अभी करा रही हूँ ना, ये मार्क वगैरह, ये मैं अलग से ये एडवांस टीकाकरण में बच्चों को हमारे करवा ही चुकी हूँ और ये सारा उन लोगों को याद है। खसरे के टीके लगाने का मार्ग क्या है? इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस। इंट्रावेनस को बोलते हैं अंतः सिरा, है ना, और इंट्रामस्कुलर को क्या बोलते हैं? अंतः पेशी, है ना, अंतः पेशी बोलते हैं। और सबक्यूटेनियस को अवत्वचीय बोलते हैं और इंट्राडर्मल को अंतः त्वचीय बोलते हैं। ये इंट्राडर्मल आपने अभी पूरा था, ID जिसको बोलते हैं, इसको SC बोलेंगे, इसको IM बोलेंगे और इसको IV बोलेंगे। ये पूरे इनके शॉर्ट में मार्ग होते हैं। खसरा का जो टीका लगाया जाता है वो अपत्वचीय मार्ग में, मतलब सबक्यूटेनियस, मतलब चमड़ी के नीचे ये लगाया जाता है खसरे का टीका। खसरे में क्या पहचान होती है? 12 से 18 जो सप्ताह है बच्चे को दे देते हैं। इसमें लाल लाल चकते बच्चे को उठ जाते हैं और MMR का जो टीका होता है इसके अंतर्गत दिया जाता है, या MR भी बोल सकते हैं इसको, मीजल्स रूबेला। तो इस खसरे का टीका लगाने का मार्ग क्या है? सबक्यूटेनियस मार्ग है। फ्रेंड्स, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है, यहाँ पर आप व्हाट्सअप करके अपना नंबर भी सेव करा सकते हैं, हाई लिखकर, तो आपको अपडेट मिलता रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सअप, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। पब्लिक ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अच्छा, ये जो MMR का भी आपने पढ़ा है, जो खसरे के बारे में, खसरे की खुराक जो है वो अपत्वचीय दी जाती है, ये सबक्यूटेनियस मार्ग से दी जाती है। आपसे पूछे कि इसकी कितनी मात्रा दी जाती है खसरे की, तो खसरे की 0.5 ml मात्रा दी जाती है। यदि दूसरी खुराक निर्देशित की जाती है तो पहली और दूसरी खुराक के बीच कितने का अंतर होना चाहिए? 4 सप्ताह का अंतर होना चाहिए। मतलब एक खुराक और दूसरी खुराक के बीच कितना अंतर होना चाहिए? लगभग 1 महीने या 28 दिन का अंतर होना चाहिए। जो इंट्रामस्कुलर है, अंतः पेशीय है, वो जो टीका है वो उसको लगाने का कोण कितना है? 90 डिग्री। अंतः पेशीय जिसको हम इंट्रामस्कुलर या IM भी बोलते हैं, इस टीके को कितने डिग्री कोण पर लगाया जाता है ये भी पूछ सकते हैं। तो इसको 90 डिग्री कोण पर लगाया जाता है। याद रखना, इंट्रामस्कुलर टीके को कितने डिग्री कोण पर लगाया जाता है? तो 90 डिग्री के कोण पर लगाया जाता है। अंतः जो त्वचीय है जिसको हम इंट्राडर्मल या ID बोलते हैं, बाहरी त्वचा के ठीक नीचे लगाया जाता है। और जो ID का टीका है, जो इंट्राडर्मल जो टीका है, वो अंदर जाने में, मतलब अंदर, शरीर के अंदर जाने में सबसे ज़्यादा समय लगता है। मतलब उसके अवशोषण की दर, जितने भी टीके हैं, IM हुआ, है ना, और ID हुआ, सबक्यूटेनियस हुआ, ये जो टीके हैं, IV हुआ, है ना, इन सब में सबसे ज़्यादा जो टाइम लगाता है ये ID लगाता है, इंट्राडर्मल, मतलब अंतः त्वचीय, ये सबसे ज़्यादा समय लगाता है। अगला है ID मोड से टीका लगाने का कोण कितना है? ID का हम क्या बोलते हैं? इंट्राडर्मल,
मतलब अंतः त्वचीय, अंतः त्वचीय बोलते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो अंतः त्वचीय वाला टीका होता है वो सबसे ज़्यादा समय लेता है। अब वो बोल रहे हैं इस टीके को लगाने का कोण कितना होता है। तो देखो 90 डिग्री तो IM का जो टीका होता है इंट्रामस्कुलर, उसको 90 डिग्री पे लगाया जाता है। 5 से 15 डिग्री का जो टीका है वो ID में लगाया जाता है। कितना हो जाएगा, 5 से 15 हो जाएगा, 20 से 50 नहीं होगा और 30 से 60 नहीं होगा। तो ID मतलब इंट्राडर्मल मार्ग से टीका लगाने का कोण कितने डिग्री का होगा। यदि इंट्राडर्मल लगाना है मतलब अंतः त्वचीय टीका लगाना है तो कोण जो होगा वो 5 से 15 डिग्री का होगा। कितना, 5 से 15। एक ID टीका लगाने का कोण कितना होता है, 5 से 15 डिग्री। BCG टीके का मोड क्या होता है, ID। BCG का टीका जो होता है इंट्राडर्मल मोड से लगाया जाता है। एक अंतः सिरा जिसको इंट्रावीनस मार्ग बोलते हैं, सीधे दैहिक परिसंचरण में दवाओं को पहुंचाता है। इसे लगाने में 15 से 30 डिग्री लगता है। अंतः सिरा मतलब वो अंतः पेशीय जिसको इंट्रावेनस बोलते हैं, जो नसों में पहुँचाता है, नसों में इंजेक्ट कर देता है। और इसको लगने में कितना समय लगता है, इसको लगने में कितना कोण जाता है, तो इसको 15 से 30 डिग्री का कोण इसमें बनता है। अगला है अंतरपेशी इंजेक्शन को लगाने में सही कोण क्या है, 15 डिग्री, 25 डिग्री, 45 या 90। तो अगर IM या अंतरपेशी इंजेक्शन लगाना है तो कोण बनता है 90 डिग्री का। IM को बनाना है तो कितने का लगेगा, 90 डिग्री का। यदि अंतः त्वचीय लगाना है तो कितने का लगेगा, 5 से 30 का लगेगा। अगर अंतः त्वचा लगाना है तो कितना लगेगा, अंतः लगाना है तो 5 से लगेगा 15 तक, 5 से 15 लगेगा ID का मतलब अंतः त्वचा का। और अगर अंतः सिरा का लगाना है IV का तो उसका लगेगा 15 से 30। कितना लगेगा, 15 से 30। और इंट्रामस्कुलर लगाना है तो उसका कितना लगेगा, 90 डिग्री का लगेगा। और सबक्यूटेनियस का लगाना है तो वो 45 डिग्री का लगेगा। एक बार लिख देती हूँ तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उसका। IM का कितने डिग्री का लगेगा, 90 डिग्री का लगेगा। इंट्रामस्कुलर वाला जो सबक्यूटेनियस है मतलब जो अब त्वचीय टीका है वो कितने पे लगेगा, वो 45 डिग्री पे लगेगा। इसके बाद इंट्रा जो डर्मल है अंतः त्वचीय वाला है वो कब से कब तक लगेगा, वो 5 से 15 डिग्री पर लगेगा। और जो इंट्रावीनस है मतलब जो नर्व में जाता है, सीधे सिराओं में जाता है, वो 15 से 30 डिग्री पर लगेगा। तो ये चारों इन टीकों के कोण हैं, इनको लिखकर याद कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अंतः पेशी इंजेक्शन को लगाने का सही कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अगला है कौन सी एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चा जो है वो चीनी को नहीं पचा पाता या शक्कर को नहीं, उसको बच्चे को शक्कर देंगे, शक्कर से बना पदार्थ देंगे तो वो उसको पचा ही नहीं पाएगा और उसको एकदम से एलर्जी उत्पन्न हो जाएगी, पेट फूल जाएगा और तबीयत उसकी बिगड़ जाएगी। तो कौन सा ऐसी बीमारी होती है, हर्लर सिंड्रोम, पंपे कीटोसिस या उपरोक्त सभी। तो ये होती है हर्लर सिंड्रोम। कौन सी बीमारी होती है, हर्लर सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चा जो होता है वो चीनी को नहीं पचा पाता। शक्कर अगर उसको हम खिला देंगे तो वो पचा ही नहीं पाएगा। एक ऐसी बीमारी भी होती है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है इसमें। और वो बच्चा जो होता है वो चीनी को नहीं पचा पाता क्योंकि उसमें जो चीनी को पचाने वाले जो एंजाइम होते हैं बच्चे में वो उसमें नहीं होते हैं। ये एक प्रकार की आनुवांशिक बीमारी भी इसको बोला जाता है। हर्लर सिंड्रोम को आनुवांशिक बीमारी भी बोलते हैं। और एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चा शुगर को नहीं पचा पाता है क्योंकि उसमें शुगर को पचाने वाला जो एंजाइम होता है, जो स्टार्च को पचाता है, टाइलिन जो एंजाइम होता है, वो मनुष्य में, वो उस व्यक्ति में नहीं पाया जाता है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, हर्लर सिंड्रोम हो जाएगा। अगला है किस जैव अणु को केवल जीवन का आधार कहा जाता है, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट। तो जीवन को आधार प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। 1:2:1 में इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं और ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। विटामिन हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर को निर्माण करते हैं, विनिर्माण का काम करते हैं। और ये भी हमारे शरीर को वश्य ऊतक प्रदान करते हैं, ऊर्जा, सबसे ज़्यादा ऊर्जा ये प्रदान करते हैं। और इनको ही जीवन का आधार कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट को ही जीवन का आधार कहा जाता है। 130 ग्राम पर डे प्रति व्यक्ति को इसकी आवश्यकता होती है अगर एक साधारण मनुष्य है तो उसको। क्वेश्चन हमने ये कर लिया है कि किसको जब पूरे जीवन का आधार माना जाता है तो किसको माना जाता है, कार्बोहाइड्रेट को माना जाता है।
अगला है निम्न में कौन सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट का ट्रायोज है। ट्रायोज मतलब होता है जो 3 कार्बोहाइड्रेट के अणुओं से मिलकर बना होता है। तो इनमें जो सबसे छोटा है ट्रायोज, ग्लूकोज तो सिंगल होता है तो वो है ग्लिसरैल्डिहाइड। ग्लिसरैल्डिहाइड जो होता है वो अलग अलग 3 ग्रुप से मिलकर बना होता है और ये सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट है। याद रखना क्या हो जाएगा इसका आंसर, ग्लिसरैल्डिहाइड हो जाएगा। अगला है निम्न में से किसमें अपचायक गुण होते हैं। अपचायक गुण मतलब होता है किसी भी चीज़ को अपचयित कर लेते हैं। तो ल्यूसिक एसिड में नहीं होता, ग्लूकेरिक एसिड में भी नहीं होता, ग्लूकोनिक एसिड में नहीं होता, लेकिन एक ग्लूकोरोनिक एसिड, देखो कोरोनोस, कोरोन से याद रखो, कोरोना से कोरोना, कोरोनिक हो जाएगा। ये क्या करता है, यदि अगर किसी के शरीर में कोई विष आ गया हो, कोई जीव जंतु ने खा लिया हो, तो विष हरण क्षमता भी रखता है, मतलब विष को हटाने का काम भी करता है। इस अम्ल को दे दिया जाता है अगर। तो ग्लूकोरोनिक अम्ल जो है वो कार्बोहाइड्रेट का ही एक प्रकार है, ये भी याद रखना। और इसमें क्या गुण होता है, ये विष को हर लेता है, विष हरण क्षमता इसमें होती है। याद रखना किसमें अपचायक गुण होते हैं, ग्लूकोरोनिक अम्ल में होते हैं। और ग्लूकोरोनिक अम्ल विष को हरने की क्षमता भी रखता है। अगला है मॉलिस परीक्षण का उपयोग किसके लिए। कोई भी पदार्थ है, जैसे कि इस बीकर में हम आपको एक पदार्थ रख के दे दें और हम आपसे इसमें बोलें कि इसमें पता करो कि कितना कार्बोहाइड्रेट है, तो आप कैसे पता करोगे, तो आप इस मॉलिस परीक्षण द्वारा पता करोगे। मॉलिस परीक्षण जो होता है वो किसके लिए होता है, वो कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है। और इसमें प्रयोग किसका किया जाता है, वो म्यूकोप्रोटीन का प्रयोग किया जाता है। म्यूकोप्रोटीन का प्रयोग करके किसका पता लगाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट का। मतलब मॉलिस परीक्षण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए करते हैं, मॉलिस टेस्ट किसके लिए करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि प्रोटीन का परीक्षण करने के लिए ब्यूरेट परीक्षण किया जाता है, किसी भी पदार्थ में पता करने के लिए कि इसमें प्रोटीन है या नहीं, तो ब्यूरेट परीक्षण किया जाता है। और किसी भी पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, उसके लिए मॉलिस परीक्षण किया जाता है। तो ये सारे परीक्षण का एक अलग से वीडियो भी ले आऊँगी तो आपको याद हो जाएगा। डिजिटोनिन क्या है, एक लिपिड है, एक प्रोटीन है, ग्लाइकोसाइड है या एल्केलाइड है। तो डिजिटोनिन एक कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है जिसको हम ग्लाइकोसाइड बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये लिपिड को पचाने में, ये लिपिड को घोलने में मदद करता है। डिजिटोनिन क्या काम करता है, ये लिपिड को, जो लिपिड होता है उसको घोलने में मदद करता है, लिपिड को घोलने में ये डिजिटोनिन मदद करता है, याद रखिएगा। तो डिजिटोनिन क्या है, ग्लाइकोसाइडिक है, या इसको क्या बोल सकते हैं, या इसको कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं। अगला है जटिल कार्बोहाइड्रेट डैश या अधिक शर्करा एक या अधिक जटिल रासायनिक संरचना में एक साथ कितने उसमें बंधी हुई होती है, 3, 4, 2 या 5। तो 3 संरचनाओं में 3 या अधिक शर्कराओं में बंधी होती है। जटिल कार्बोहाइड्रेट में 3 या अधिक शर्करा एक जटिल रासायनिक संरचना में बंधी होती हैं। 2 तक जो होती है वो मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड होती हैं। ये दोनों ही कैसे होते हैं, सरल होते हैं, मोनो और डाई। लेकिन जैसे ही 2 से ज़्यादा होता है, 3 हो जाता है, तो वो एक कैसी संरचना बनाती हैं, जटिल संरचना बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है, जब ग्लूकोज को ब्रोमीन जल से उपचारित करते हैं तो क्या मिलता है। फ्रेंड देखिए, ये हमारी पूरी बुकलेट हैं, ये 7 बुकलेट आपको मिलती हैं, जिसमें 5 बुकलेट थ्योरी की मिलती हैं, एक बुकलेट आपको 3000 प्लस MCQ की मिलती है, 1000 वन लाइनर की मिलती है, और ये 5 जो होती हैं ये थ्योरी की बुकलेट आपको मिलती हैं। 5 बुकलेट 100% तैयारी के लिए एक ग्रुप मिलता है ऑनलाइन, जहाँ पे तैयारी करवाई जाती है। पूरा पैकेज 1399 का है, जिसमें 100 रुपये कुरियर चार्ज रहता है। तो अब जो भी है आप मंगवाना चाहते हैं इसको मंगवा सकते हैं। और ये इस प्रकार की एक बुकलेट मिलेगी, बहुत ही शानदार। हम ग्रुप में भी तैयारी करवा रहे हैं और बहुत ही शानदार हमारे नोट्स है। 3000 प्लस MCQ का ये एक प्रकार के प्रैक्टिस सेट मिलेगा, और ये इस प्रकार की आपको बुक्स मिलेंगी। जो भी लेना चाहते हैं वो ले सकते। देखिए ये मैंने ग्रुप का अपडेट बताया है कि हम इस प्रकार से ग्रुप में टॉपिक को याद करवाते हैं, साथ में ट्रिक भी देते हैं, जैसे कि विटामिन A याद करवाए, जैसे विटामिन B1, विटामिन B2 किसको कितनी मात्रा देनी चाहिए, ये यूनिट को क्या बोलते हैं, किस में कौन सी यूनिट लगती है। और छोटे छोटे से जो टॉपिक होते हैं जो आपको कहीं नहीं पढ़ाए जाते हैं वो हम ग्रुप में करवाते हैं। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो व्हाट्सएप पर हम पे डिस्कशन करता है, हम उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। तो जो भी आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं या हमारे ऑनलाइन ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, डेली टेस्ट देना चाहते हैं, इनमें से कोई भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। मैं आपको एक टेस्ट का डेमो भी बताती हूँ जो हमारे अभी टेलीग्राम पर टेस्ट चल रहा है, किस प्रकार के टेस्ट होते हैं।
देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी 10:07 हो रहा है और ये हमारा टॉपिक चल रहा है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये टेस्ट हो रहा है। 30 सेकंड का एक टेस्ट के लिए समय दिया जाता है। और ये कौन सी ग्रंथि योनि का स्नेहन करती है? आंसर ये अगला क्वेश्चन आ गया है। 80 क्वेश्चन आज टेस्ट के दिए हुए थे, इसमें से ये 14वां क्वेश्चन अभी चल रहा है। गर्भाशय नलिका के किस भाग में निषेचन होता है? तो इस प्रकार के टेस्ट होते हैं, इसमें आप अपना आंसर भी क्लिक कर सकते हो, जो भी आपका आंसर हो। जैसे एम्पुला इसका आंसर है, तो कोई भी आप आंसर इसका बता सकते हैं। अगर गलत होता है तो वो आप लास्ट में सबकी रैंक लगती है कि कौन सा किस रैंक पर आता है। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। इस प्रकार से ही क्वेश्चन दीजिए। अगला क्वेश्चन आ गया 15वां। गर्भावस्था के किस काल में माता को भ्रूण में हलचल महसूस होती है? तो इस प्रकार से क्वेश्चन का डेली टेस्ट होता है। डेली टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं जिन्हें आप दे सकते हैं। तो जो भी लोग ये बुक्स लेना चाहते हैं या हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे कि जब ग्लूकोज को ब्रोमीन जल से उपचारित करते हैं, मतलब जब ग्लूकोज में ब्रोमीन डाला जाता है तो क्या बनता है? सैक्रिन बनता है, सॉर्बिटोल बनता है, ग्लूकोनिक अम्ल बनता है या मैनिटोल बनता है? तो बनता है इसमें ग्लूकोनिक अम्ल। ग्लूकोनिक अम्ल में कौन सा गुण होता है? अपचायक गुण होता है। और क्या क्षमता होती है इसमें? विसरण क्षमता रहती है। और ये क्या होता है? ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जनन तंत्र से संबंधित नहीं है? प्रोजेस्टेरोन है जनन तंत्र से, एस्ट्रोजन भी है, टेस्टोस्टेरोन भी। एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो जनन तंत्र से संबंधित नहीं है। एड्रेनल हार्मोन जो है वो एक अधिवृक्क ग्रंथि होती है, उसी के द्वारा स्नावित होता है और ये प्लीहा के संकोचन का उत्पादन करता है ताकि रक्त को संग्रहित किया जाए। इसके अलावा हमारा जो पसीना निकलता है, दिल की धड़कन बढ़ती है, रक्त का जमना, अगर आपके शरीर में एड्रेनल हार्मोन पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रहा है, नहीं निकल रहा है, तो आपका जो रक्त है ना, जो थक्का होगा, बहुत मुश्किल से जमेगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि एड्रेनल जो हार्मोन होता है वो किससे निकलता है? वो एड्रेनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा स्नावित होता है। बाकी के जो हार्मोन हैं, प्रोजेस्टेरोन हुए, एस्ट्रोजन हुए, ये टेस्टोस्टेरोन, ये लिंग हार्मोन होते हैं जो योनि द्वारा निकलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो मानव मस्तिष्क के सबसे बाहरी आवरण को ड्यूरा मैटर या दृढ़ तनिका बोलते हैं। या तो ड्यूरा मैटर बोलते हैं या क्या बोलते हैं? दृढ़ तनिका बोलते हैं। अगला है, आर्तव चक्र के लिए जिम्मेदार हार्मोन कहाँ से उत्पन्न हो? देखो, आर्तव चक्र क्या होता है? जो महिलाओं को पीरियड्स आते हैं, जिनको 28 दिन का जो साइकिल होता है, उसी को ही हम आर्तव चक्र बोलते हैं। मतलब महिलाओं का पीरियड आना ही कौन सा चक्र कहलाता है? आर्तव चक्र कहलाता है। बोल रहे हैं इसमें कौन से हार्मोन जिम्मेदार होते हैं? केवल गर्भाशय वाले, केवल अंडाशय वाले, या अंडाशय और अग्रपीयूष वाले? तो अंडाशय के भी करते हैं और अग्रपीयूष के भी करते हैं। कौन कौन से होते हैं इसमें? देखो, प्रोजेस्टेरोन हुआ जो अंडाशय से निकलता है ना, एस्ट्रोजन हुआ जो अंडाशय से निकलता है, एक होता है LSH हार्मोन और एक होता है FSH हार्मोन, जिसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, और FSH को फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन होते हैं। ये पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं और ये भी आर्तव चक्र के लिए जिम्मेदार होते हैं। स्तन ग्रंथियों को बनाने में, स्तन ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन को बनाने में मदद करते हैं। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, जिसके द्वारा दुग्ध का स्नाव होता है, उसके लिए भी ये जिम्मेदार होते हैं। तो ये दोनों ही इसके आंसर सही होंगे। आर्तव चक्र के लिए, या अगर पीरियड्स जो महीने के सही नहीं आ रहे हैं तो वो इसी चक्र में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है जिसके कारण पीरियड्स नहीं आते हैं। तो कौन कौन जिम्मेदार होगा? एक तो अंडाशय होगा और एक अग्रपीयूष होगा। अगला है, सखी केंद्र या वन स्टॉप सेंटर जो है वो के तहत केंद्र सरकार की पूरी तरह से प्रायोजित योजना किस मंत्रालय के तहत है? किस मंत्रालय की ये योजना है? आवास, शहरी मामले, महिला बाल विकास या कानून न्याय संस्कृति? तो ये है महिला बाल विकास। फ्रेंड्स, कल रात को मैंने एक वीडियो बनाई थी योजना की, उसमें योजनाओं का जो हमारा कोर्स चल रहा है उसका वो 6वां भाग था। उसमें मैंने ये वन स्टॉप सेंटर बहुत सरल तरीके से समझाया है और इस वन स्टॉप सेंटर के करीब 50+ फैक्ट भी बताए हैं। भारत में कितने वन स्टॉप सेंटर हैं, मध्य प्रदेश में कितने हैं, वन स्टॉप जो सेंटर है जिसको सखी केंद्र बोलते हैं, इसमें महिलाएं कितने समय तक रह सकती हैं, अपने बच्चों को कितने समय तक रख सकती हैं,
किसके द्वारा इसमें पूरी तरह पैसे किसके द्वारा दिए जाते हैं, किस फंड के तहत इसमें पैसा प्राप्त होता है, सारा कुछ मैंने वहाँ कवर किया है। कमेंट बॉक्स में मैं उसकी लिंक डाल दूँगी, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको उससे ये पूरी योजना तैयार हो जाएगी और ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको वर्तमान में जो मिशन शक्ति योजना है 2022 में, उसमें मर्ज कर दिया है। मिशन शक्ति योजना, मैंने योजना का जो 5वां पार्ट में, जैसे कल मैंने 6वां पार्ट में वन स्टॉप सेंटर पढ़ाया, ऐसे मैंने 5वें पार्ट में मिशन शक्ति योजना पूरी कवर करवा दी थी। मिशन शक्ति योजना में सारी योजनाएं, बेटी बचाओ हो, चाहे प्रधानमंत्री मातृत्व सहयोग योजना हो, सारा मातृ वंदना योजना हो, सारा कुछ उसमें कवर हो जाता है। वहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। 6वीं का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सारी योजना का और योजनाओं का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डला हुआ है, तो आप तो देख सकते हैं। अगला है स्वाधार जो योजना है वो किसके लिए है, विशिष्ट पहचान के लिए, पुरुषों के लिए, कठिन परिस्थिति वाली महिलाओं के लिए या वरिष्ठ नागरिकों के लिए। तो स्वाधार जो योजना है ऐसी महिलाओं के लिए है जो कठिन परिस्थितियों से गुजर रही हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2001-2 में। इसकी शुरुआत हुई थी ऐसी महिलाएं जो परेशान हैं, जिनके पति ने उनको त्याग कर दिया है या जिनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए ये स्वाधार योजना आरंभ की गई। यहाँ पर आश्रय, भोजन, वस्त्र और पुनर्वास प्रावधान किए जाते हैं। ये योजना भी योजनाओं के में मैं पूरी आपको डिटेल में समझा दूंगी। यहाँ हम केवल मॉडल सेट कर रहे हैं। योजनाओं में हर एक योजनाओं को करीब आधा घंटे का समय लेके एक एक योजना को मैं पढ़ाती हूँ, संबंधित सारे फैक्ट उसके क्लियर करवा देती हूँ। अगला है जो सुकन्या समृद्धि योजना है वो किसके लिए है? तो ये बालिकाओं के लिए एक छोटी सी जमा योजना है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसमें 250 रुपये से पैसे स्टार्ट हो जाते हैं जमा करना, और इसमें बालिकाओं के माता पिता को लक्षित किया गया है। ये आरंभ हुई है सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में। कब आरंभ हुई सुकन्या समृद्धि योजना? 2015 में। और इसको मोदी जी ने लॉन्च किया था 2014 में, जब ये पहली बार बने थे। उसके अगले ही साल इन्होंने लॉन्च किया था, और इसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक जो है उसके एक हिस्से के रूप में इसको लॉन्च किया था सुकन्या समृद्धि योजना को, तो याद रखिएगा। अगला है एक स्तनपान कराने वाली महिला को प्रतिदिन कितना कैल्शियम अतिरिक्त चाहिए है? देखो, एक सामान्य महिला को कितना चाहिए है? 1000 मिलीग्राम चाहिए है, और अगर वो स्तनपान करा रही है तो उसको 200 एक्स्ट्रा चाहिए है। मतलब कितना चाहिए? एक स्तनपान कराने वाली महिला को 1200 मिलीग्राम एक्स्ट्रा चाहिए। एक सामान्य पुरुष को भी 1000 चाहिए है, और एक सामान्य महिला को भी 1000 चाहिए, और एक गर्भवती महिला को भी 1000 चाहिए। लेकिन अगर वो स्तनपान करा रही, क्योंकि वो उसका दुग्ध अब बच्चे को पिला रही, तो उसका कैल्शियम उसका ज़्यादा मतलब बनना, उसका काम कर रहा है शरीर का, इसलिए उसको कैल्शियम जो है वो ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। कितना ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी? 200 मिलीग्राम एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ेगी। कैल्शियम को किस में नापते हैं? मिलीग्राम में नापते हैं। सो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।